दूसरी किताब भी मैं लिख रहा हूँ साथ में, उसका दो किताबें भी लिख रहे हैं। हाँ, वो भी सिवान पर ही बेस्ड है। सिवान पर ही बेस्ड है। देख लीजिए, सिवान पे बेस्ड होगा जी। सिवान पे बेस्ड होगा। थोड़ा सा स्टोरी के बारे में अगर बताऊं तो ये पॉलिटिक्स, फ्रेंडशिप, कॉलेज को लेकर ये चीज़ें हैं कि दो फ्रेंड है कॉलेज में हैं और वो फिर कॉलेज के पॉलिटिक्स से कैसे रियल पॉलिटिक्स में आते हैं। काइंड ऑफ वो कॉलेज में जो पॉलिटिक्स होता है, हाँ बिल्कुल, वहाँ की पॉलिटिक्स को करते करते वो कैसे एक्चुअल में जो पॉलिटिक्स हो रहा है, मतलब सिवान का जो सांसद के लिए या एमपी, मतलब जो भी एमएलए एमपी के लिए, हाँ, तो कॉलेज पॉलिटिक्स से लेकर मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर वो मंदिर भी जा सकता है और वो मस्जिद में भी जा सकता है। वो किसी भी मजहब का, हिंदू है, मुसलमान है, तो उसके लिए ये मैटर नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मस्जिद के बाहर ही जाऊँगा तो मुझे खाना वहाँ से मिलेगा, या वहाँ से मुझे कुछ किसी से बोलूँगा पैसे के लिए तो मुझे पैसे देंगे भिक्षा के लिए। तो जो उतना गरीब है, जो भूखा है, जिसके पास खाना नहीं है, तो वो मज़हब नहीं देखता है। कोई भी एक जो आदमी मजबूर है, भूखे लिए खाने के लिए जा रहा है, तो वो नहीं बोलता है कि भाई मुझे खाना दे दो। और जब सामने वाला आता है उससे मज़हब नहीं पूछता है कि आप हिंदू हो या मुसलमान, मैं हिंदू का खाना नहीं खाऊंगा। खाना पर हिंदू है कि जब तुम्हारे नाम पर जंग छिड़ जाएगी तो मुझ जैसे बुजदिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। एक शेर का उनका मिसरा है। तो एक और चीज़ है कि जब एक शायर कुछ लिखता है तो उसका थॉट जो होता है उसके हिसाब से होता है, लेकिन जो उसके मतलब पढ़ने वाले हैं, रीडर हैं, वो अपने अपने हिसाब से वो उसको लेके चलते हैं। अब जो आशिक है इस शेर को लेके जाएगा कि मेरी महबूबा के लिए अगर कहीं जंग छिड़ेगी तो मैं सबसे आगे आना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या, कैसे? जैसा मैंने कहा, आपका भी टूटा है क्या दिल का? बेशक। उसके बाद से आप मतलब ऐसा नहीं है, नहीं, ये लोग कहता है कि दिल टूटता है तो मतलब शायरी में वजन आ जाता है। ऐसा नहीं है, होता होगा काइंड ऑफ किसी सिचुएशन में होता होगा। बहुत सारी काम चल रही है। हरे पेड़ का सूखा पत्ता, मैं टाइटल भी रिलीज कर रहा हूँ। हरे पेड़ का सूखा पत्ता, ये एक किस टाइप का ये होगा आने वाली स्टोरीज में? ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा सा एडवांस जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जाके वो जॉब करना शुरू करता है और वहाँ उसको किसी का हेल्प मिलता है। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, खैर मकदम है बोलता सिवा न्यूज़ में। आपको बता दें कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं काफ़ी युवा एक लड़का होगा। इनसे हम बात करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। हालांकि इससे पहले भी हमारे चैनल पे इनको हम लोग इन्वाइट किए थे और बहुत सारे मुद्दों पे हमने चर्चा भी किया, लेकिन अभी जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं काफ़ी विशेष चर्चा है और ख़ासकर हम इनकी जीवनी पे भी थोड़ा सा चलेंगे। और बता दें कि ये युवा जो है भोपाल गए, भोपाल जाकर इन्होंने इंजीनियरिंग की, लेकिन फिर इंजीनियरिंग करने के बाद से इनका जो है लाइन जो चेंज हो गया। चेंज होने के बाद से ये शायरी करने लगे और हाल ही में इन्होंने एक किताब भी लिखा हुआ है, रेलवे स्टेशन की कुर्सी। आप उस किताब को पढ़िएगा, इनके बारे में और भी जानकारी आपको हासिल होंगी। तमाम बातें हम करेंगे इनसे। और एक ग्रामीण क्षेत्र से एक लड़का निकल कर और इस मकाम तक पहुंचता है, आखिर इसके पीछे का जो संघर्ष है और उस संघर्ष के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल के हमेशा से पहल रही है कि हमेशा से जो लोग दबे कुचले जो लोग हैं, शोषित वंचित जो लोग हैं, उनकी आवाज़ हम जनता तक पहुँचाने की हमारा प्रयास रहता है हमेशा से। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुलशेर अहमद जी, इनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया। बोलता सिवान का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने का आपके ऑडियंस के सामने। इसके लिए आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। और आपने जो अभी जो बातें कही हैं बहुत अच्छी है, लेकिन जो एक वर्ड आपने यूज़ किया, लाइन चेंज हो गया है। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी कुछ काम कर रहा है तो उसका लाइन चेंज हम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहता है। और मैंने लाइन चेंज नहीं किया है, मैं अभी भी इंजीनियरिंग में हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। बट जो इंटरेस्ट है एक लिटरेचर के तरफ, साहित्य को लेकर जो अपने अंदर इंटरेस्ट है, उसको मैं चाहता हूँ कि वो मतलब मेरे अंदर का जो भी है वो निकल कर आए। और वो राइटिंग मुझे लगता है बहुत एक अच्छा ज़रिया है। बहुत लोग आर्टिस्ट है, कोई रैपर है, सिंगर है और एक्टर है, अपने अपने हिसाब से वो अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालते हैं। तो एक लिटरेचर से जो मेरा लगाव जुड़ा भोपाल जाने के बाद, और फिर जो चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ वो उभर कर आई हैं और जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे पूरे लाइफ का, ऐसा नहीं वो जो बुक मैंने लिखा है वो बस कुछ दिन में मुझे एक्सपीरियंस हुआ, कुछ चीज़ें दिखी, हिट करी और किताब की कहानियाँ बन गई, ऐसा नहीं है। वो पूरे लाइफ का, बचपन से जो भी देखते आ रहा हूँ, उन सारे चीज़ों का एक मजमुआ, एक कहिए आप, वो एक्सपीरियंस उतना निकल कर आया और आगे भी। अच्छा,
इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा मायने रखता है कि स्कूली जो शिक्षा है आपकी वो कहाँ पे हुई है? हमारी स्कूली शिक्षा हमारे गांव से ही हुई। जमाल हत्ता सिवान का एक छोटा सा गांव है, और अभी नगर पंचायत हो गया, पहले सिर्फ पंचायत था। नगर पंचायत हुआ है और बहुत कुछ यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी बहुत जगह काम करने की ज़रूरत है। मेरा एक ख्वाब है कि मैं चाहता हूँ एक ऐसी लाइब्रेरी बनाऊँ जहाँ पर मतलब स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, वो लाइब्रेरी का मकसद मैं चाहता हूँ कि जो भी हो वहाँ एज जैसे होता है ना 10वीं तक का, 5वीं तक का, 8वीं तक का बच्चा एक स्कूल में जा रहा है, फिर वो हाई स्कूल, फिर वो कॉलेज में जाता है, फिर वो अपना हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग जगह पे जाता है। लेकिन एक लाइब्रेरी काइंड ऑफ एक शिक्षा का मरकज़ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर किसी भी एज का और किसी भी कास्ट का, रिलीजन का, ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं होता है एजुकेशन में। वहाँ जाकर अपना वो चीज़ एक्सप्लोर कर सके, अपने लिटरेचर हो या फिर एजुकेशन से लेके या जनरल कंपटीशन का हो, उस सब चीज़ों का एक्सप्लोर करने का एक मरकज़ बनाने का ख्वाब है इंशाल्लाह। उस पर भी लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक सवाल निकल कर आता है, ये तमाम जिसे आप अभी युवा हैं और अभी आप सीख रहे हैं कहीं ना कहीं, और उम्र ये नहीं तय करता कि हम किस उम्र तक सीखें, क्योंकि आप ज़िंदगी भर सीखते रहेंगे। लेकिन ये जो प्रेरणा की हम लोग बात करते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि आप स्कूली शिक्षा अपने ग्रामीण क्षेत्र से किए, उसके बाद से आप ग्रेजुएशन के लिए भोपाल चले गए, वहाँ से आपने बीटेक किया, इंजीनियर बने, इंजीनियर बनने के बाद से शायरी करने लगे, किताबें लिख लिए। ये सब चीज़ों के पीछे किसकी प्रेरणा है? प्रेरणा मुझे लगता है ना कि मतलब आप जब अपनी जर्नी, अपना लाइफ का अपना जर्नी अब जब आप कर रहे हैं जी, अब आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें छोटे बड़े लोग मिलते रहते हैं। छोटे बड़े मुराद के मतलब बच्चे भी मिलते हैं आपसे, बड़े भी मिलते हैं, सबके साथ हमारा एक कन्वर्सेशन होता रहता है, हम मिलते जुलते रहते हैं। बिल्कुल। तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको हिट करती हैं। मैंने बोला ना, प्रेरणा मुझे लगता है हर बच्चे के लिए उसका बाप सबसे पहला मतलब प्रेरणादायक होता है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में जो सबसे पहला जो आदमी आता है या औरत आती है वो आपके माँ बाप होते हैं, और उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें वो सिखाते भी हैं, और जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप होता है वो चीज़ें, उनका स्ट्रगल आपको देखने को मिलता है, और वो स्ट्रगल आपको मोटिवेट करता है कि मुझे भी आगे कुछ करना है। एटलीस्ट मैं अपने फादर के इक्वली कुछ अगर लाइफ में कर जाऊँ तो वो मुझे लगेगा कि चलो मैं सक्सेस हो गया हूँ। ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं बता रहा, ऐसे बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होता है कि एटलीस्ट मैं लाइफ में इतना कर दूँ कि मैं अपने फादर के बराबर दिखने लग जाऊँ, और ये बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और बहुत ऐसे बच्चे जो उसके लिए फाइट कर रहे हैं, और अपने बाप के बराबर किसी को होना मतलब इतना आसान नहीं है। जो आपके फादर का स्ट्रगल रहा है, वो स्ट्रगल शायद मुझे लगता है जो मेरे फादर का स्ट्रगल रहा है वो उस सिचुएशन में होता तो मैं अब तक गिव अप कर दिया होता, जो भी उनकी जर्नी रही है। तो वो सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं एक आपको आगे बढ़ने की। फिर अब जो अपने लाइफ में, जैसे मैं भोपाल गया या फिर कॉलेज गया या अपना ग्रेजुएशन के लिए भोपाल गया, तो फिर आने जाने में मेरी जो बुक है उसका भी जो स्टोरी है उसी पर, जर्नी पर भी बेस्ड है। रेलवे स्टेशन की कुर्सी, तो मोस्टली वी यूज टू ट्रेवल बाई ट्रेन, तो वो ट्रेन का जो जर्नी है वहाँ से भी जो चीज़ें निकल के आई हैं, एक्सपीरियंस है, उससे वो कहानियाँ बनती हैं। वहाँ पे भी हम आएंगे, जो किताब आपने लिखी हुई है वहाँ पे भी हम आएंगे। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि अभी आप किस स्थान तक पहुँचे हुए, अभी कहाँ तक आप पहुँचे हुए हैं, ये मेजर बता सकते हैं? मुझे लगता है मैं अभी बहुत इनिशियल स्टेज में हूँ। अभी मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अभी मैंने बहुत कुछ नहीं देखा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखी है। मेरा एक्सपीरियंस अभी इतना नहीं हुआ है लाइफ का, बहुत उम्र भी कम है, एक्सपीरियंस भी कम है। तो मुझे लगता है अभी मैं बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ और अभी सीख रहा हूँ। इंशाल्लाह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पोजीशन की बात होती है कहीं ना कहीं, और आजकल जिस प्रकार से देखा जाए शायरी का एक चलन चला हुआ है, और बहुत सारे युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, आगे भी आ रहे हैं, जो रील के माध्यम से बहुत सारे वायरल भी हो रहे हैं आजकल। आपको क्या लगता है कि अभी आप जो शायरी कर रहे हैं, किताब भी आपने लिखी हुई है, अभी आगे क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं आगे? इसके लिए थोड़ा सा मैं स्टोरी की तरह आपको बताऊंगा। कुछ दिनों पहले मैंने लिखना छोड़ दिया था। मुझे लगता था कि उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अदब एक ऐसा चीज़ है, लिटरेचर एक ऐसी मतलब ऐसा रास्ता है जो आपको, आदमी को इंसान बनाता है। जैसे आप प्रेमचंद की किताबें पढ़ते हैं तो आप एक
उस इंसान को पढ़ रहे जो आपसे 50 साल पहले था, और उसने पूरे लाइफ में प्रेमचंद की जितनी जिंदगी जी है, मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने पूरी जितनी जिंदगी जी है उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया है और अपनी किताबों में लिखा, और उनकी किताबों को आप आज पढ़ रहे हैं। सादत हसन मंटो की बात करूं मैं, जॉन एलिया की बात करूं, शायरी में जॉन एलिया साहब है, अफसाना निगारी में सादत हसन मंटो को मैं बहुत पढ़ता हूं। तो इन लोगों की जो जर्नी मैं बात करूं तो ये 50-60 साल पहले इनका इंतकाल हो गया था। लेकिन जॉन एलिया साहब तो अभी इनका बहुत आज़ादी के बहुत दिनों तक वो जिंदा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 2002 की शायद उनका इंतकाल हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब है, जब हम ऐसे लीजेंड्स को पढ़ते हैं तो एक्चुअली में हम उनके पूरे जर्नी को पढ़ रहे होते हैं। वो 50 साल, 60 साल, 70 साल जितनी भी उनकी ज़िंदगी रही है, और वो अगर 1900 आज़ादी से पहले की बातें कर रहे हैं तो वो चीज़ें हम लोग अभी उनके राइटिंग्स में हम पढ़ते हैं, और वो चीज़ हमको भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। जैसे अगर आप टोबा टेक सिंह पढ़ेंगे, सादत हसन मंटो साहब की बात, तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो एक जगह थी वहाँ उसका इंतकाल हुआ, टोबा टेक सिंह वहाँ मर जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपने नहीं देखा है अपनी आंखों से, लेकिन सादत हसन मंटो ने उस चीज़ को लिख दिया है और बहुत अच्छे से लिखा, और उसको आप पढ़ के बहुत सारी चीज़ों पर आपका सवाल जो है ना जो पैदा होता है उसके जवाबात मिलते हैं वहाँ। तो ये होता है, मतलब जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं और वो चीज़ें, मतलब लिटरेचर में जो भी, मैं 2-3 राइटर्स की बात करा, ये जितने लोगों ने लिख दिया ना, हम उनकी जर्नी को पढ़ा था। मेरी अगर उम्र 20-25 साल है, आपकी 20-25 साल है, तो आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस 25 साल का नहीं है, पढ़ने का ये भी फ़ायदा है कि अगर सादत हसन मंटो अगर 70 साल, 30 साल, 40 साल जो भी, वो शायद 42 ईयर तक अपने लाइफ में रहे, तो 42 ईयर का एक्सपीरियंस जो उन्होंने लिखा है वो चीज़ आज आप तक पढ़ रहे हैं। तो मतलब वो 42 ईयर और आज़ादी के बाद हमारा 70 साल, तो लगभग आप 100 साल को पढ़ रहे हैं उनकी किताबों में। ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको सीखने को मिलती है और ये आपको और मोटिवेट करता है आगे। तो उन्हीं बीचों में मैंने पढ़ना छोड़ दिया, लिखना पढ़ना छोड़ दिया था कि लिटरेचर से हमको कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा मुझे लगने लगा था। लेकिन जब कुछ चीज़ें आप लाइफ में कर लेते हैं ना, वो आपको फिर से मोटिवेट करता है। जैसे मेरी किताब की आपने बात करी, और मेरी किताब के लिए मुझे कविशाला की तरफ से एक अवार्ड मिला था 2021 का, वो सबसे मतलब बेस्ट बुक का ऐसा रीडर्स चॉइस अवार्ड है, रीडर्स चॉइस अवार्ड है। उन्होंने उसको वोट किया था, तो मुझे वो अवार्ड मिला कविशाला की तरफ से। तो जिस दिन मैंने उस अवार्ड को देखा, जब मैं डीमोटिवेट हो गया था राइटिंग में, तो फिर मुझे वो चीज़ मोटिवेशन मिला कि नहीं, इसको छोड़ना नहीं। और वो अब छूटता नहीं है, एक बार जो आपको लग गया ना, वो आपके अंदर वो पकता रहता है, और एक दिन आता है वो हिट करता है, और फिर लेखक अपनी कलम उठाता है और उसको नोट डाउन करता है। अभी तक आपने जितने भी शायरी या जो भी आपने लिखा है, कुछ उसमें से कोई अगर आपको लग रहा है कि आपका सबसे बेस्ट है, उसको अगर सुनाना चाहते हैं? एक लेखक के लिए उसका लिखा हुआ सब बेस्ट ही होता है जी। एक लेखक का लिखा हुआ जो कलाम है वो उसके लिए बच्चे के मानिंद होता है, वो उसका बच्चा होता है। उस तरह से उसके अंदर वो पकता है और वो फिर वो उसके अंदर से निकलता है। तो फेवरेट वाली बात उसके लिए है नहीं। कोई अपने 4 बच्चों में नहीं बोलेगा ये मेरा बच्चा मेरे लिए फेवरेट है। तो उसी तरह सब उसके लिए अच्छा होता है, उसके लिए सब वही फेवरेट ही होता है। तो एक लेखक के लिए भी उसकी जितनी भी रचनाएं हैं, जितना भी कलाम है, उसके लिए वो फेवरेट है। लेकिन जब आप सुनाने की बात कर रहे हैं तो 1-2 में पिछले बार भी आपके साथ जब डिस्कशन हुआ था वो ये शेर मैंने पढ़ा था। अच्छा, एक आपका छोटा सा है, मैं उसको जिसे वो आपने लिखा उसका मैं ये जानना चाहता हूँ, उसका मतलब बहुत सारे आजकल जिस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे देश का जो हालात है, जो सिचुएशन अभी जो बना हुआ है, कहीं ना कहीं जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय कितना संघर्ष किए थे लोग, जो भी हमारे दादा परदादा ये जो लोग भी थे, महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह जो लोग भी थे, कितना संघर्ष के बाद हमारा देश को आज़ादी मिली। लेकिन मिलने के बाद भी अगर आज अपने देश का अगर हालात पर अगर आप नज़र डालेंगे, अब तो शायर का कोई धर्म जात नहीं होता है। जिस प्रकार से माहौल बना दिया गया, उसमें एक आपका शायर है, वो मंदिर भी जाएगा, वो मस्जिद भी जाएगा, वो भूखा है साहब, उसे मजहब कहाँ समझ में आएगा। इसका थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं और हमारा ऑडियंस जानना चाहता है। वही चीज़ है ना कि जब मुझे लगता है कि इंसान को मजहब की समझ तब आती है जब उसका पेट भरा होता है। जब इंसान भूखा रहता है वो किसी मजहब को नहीं मानता, उसके लिए उसका मजहब खाना होता है, ग़िज़ा होता है। वो जिंदा रहना चाहता है, वो कत्ल करने को तैयार हो जाता है। एक भूखा इंसान अपने खाने के लिए कत्ल करने को तैयार होता है, चोरी करता है, तो फिर वो मजहब वहाँ नहीं देखता है। उसके लिए मजहब
मतलब लगता है, मतलब मज़हब उसके लिए खाना ही है, जैसा कि मैंने कहा। और ये जो मेरे जहन में ख्याल आया था, इसी पर आया था कि वो मंदिर भी जा सकता है और वो मस्जिद में भी जा सकता है, वो किसी भी मज़हब का, हिंदू है, मुसलमान है, तो उसके लिए ये मैटर नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मस्जिद के बाहर ही जाऊँगा तो मुझे खाना वहाँ से मिलेगा, या वहाँ से मुझे कुछ किसी से बोलूँगा पैसे के लिए तो मुझे पैसे देंगे भिक्षा के लिए। तो जो उतना गरीब है, जो भूखा है, जिसके पास खाना नहीं है, तो वो मज़हब नहीं देखता है। कोई भी एक जो आदमी मजबूर है, भूखे लिए खाने के लिए जा रहा है, तो वो नहीं बोलता है कि भाई मुझे खाना दे दो। और जब सामने वाला आता है उससे मज़हब नहीं पूछता है कि आप हिंदू हो या मुसलमान, मैं हिंदू का खाना नहीं खाऊंगा, खाना पर हिंदू और मुसलमान नहीं लिखा हुआ है। तो वही वहाँ से थॉट वो आया था कि वो मस्जिद भी जाएगा, वो मंदिर भी जाएगा, वो भूखा है साहब, उसे मज़हब समझ नहीं आएगा, उसे मज़हब नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। जब आप भूखे रहेंगे तो ऐसा नहीं आप अपनी रोजी रोटी के लिए हिंदू इंसान के अंडर में भी जाके काम करते हैं। अच्छा, और मुसलमान के अंडर बहुत सारे शोरा और शायरात हमने देखा है कि जो हालात हाजरा की अगर हम बात करें, मतलब जो हालात जो चलता है हमारे देश में, उस पर शायरी करते हैं और उसको अपने शायर के माध्यम से, अपनी शायरी के माध्यम से हाँ उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं कहीं ना कहीं, और जो हम लोग के जो मतभेद पैदा हुए है समाज में एक दूसरे के ऊपर, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि इस शायरी के माध्यम से ये हो सकता है, सब पॉसिबल है? बहुत सारे लोगों ने भी कोशिश किया, बिल्कुल होता है, बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, बिल्कुल होता है। और बहुत सारे लोग, एक तहजीब हाफिज साहब का शेर है कि जब तुम्हारे नाम पर जंग छिड़ जाएगी तो मुझ जैसे बुजदिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे, एक शेर का उनका मिसरा है। तो एक और चीज़ है कि जब एक शायर कुछ लिखता है तो उसका थॉट जो होता है उसके हिसाब से होता है, लेकिन जो उसके राइट मतलब पढ़ने वाले हैं, रीडर हैं, वो अपने अपने हिसाब से वो उसको लेके चलते हैं। अब जो आशिक है इस शेर को लेके जाएगा कि मेरी महबूबा के लिए अगर कहीं जंग छिड़ेगी तो मैं सबसे आगे आ जाऊंगा। अच्छा, लेकिन अगर एक देश प्रेमी है जो मुल्क से मोहब्बत करता है तो वो कहेगा कि हमको मुल्क से अगर कहीं लड़ाई जंग छिड़ रही है तो मैं बुजदिल हूँ लेकिन फिर भी अपने मुल्क के लिए सबसे आगे खड़ा रहूँगा, वो बिल्कुल पहली सफ में मैं खड़ा रहूँगा। ये चीज़ है। अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग होते हैं कि दिल टूटने के बाद शायर बन जाते हैं, आजकल ये देखा जा रहा है। दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या, कैसे? जैसा मैंने आपका कहा, भी टूटा है क्या दिल का? बेशक। उसके बाद से आप मतलब ऐसा नहीं है, नहीं, ये लोग कहता है कि दिल टूटता है तो मतलब शायरी में वजन आ जाता है, ऐसा नहीं है। होता होगा काइंड ऑफ किसी सिचुएशन में होता होगा, बहुत सारे लोग, लेकिन कोई आदमी दिल टूटने के बाद कितनी गज़लें लिख सकता है? मुझे लगता है कि मोहब्बत बार बार होती है, बार बार होती है। जो कहते हैं ना कि मैं मतलब एक लड़की से मोहब्बत करा और फिर एक ही लड़की को मतलब उसी में रह गया, होता है, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन जो कह रहे हैं कि मतलब ये गलत है कि किसी और से मोहब्बत हो जाए, मुझे लगता है अगर ऐसा होता तो अल्लाह चार निकाह जायज़ नहीं करता। तो मोहब्बत बार बार होती है और दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। आदमी को समझ में आता है कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है। तो ये ब्रोकन शायरी जो होती है, आपने भी लिखी है क्या इसके लेकर? है, मतलब बहुत सारी शायरी हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि किसी के छोड़ जाने से मोहब्बत नहीं मरती, ये दिल तोड़ जाने से मोहब्बत नहीं मरती, और मोहब्बत है तो अहमद है, ये भी एक सदाकत है। वाह, क्या मोहब्बत में सदाकत से मोहब्बत नहीं मरती। ये आपकी लिखी हुई है? ये मेरी अपनी लिखी हुई शायरी है। कमियों की गुंजाइश है, हो सकता है कुछ कम बेसी हो, तो आपके ऑडियंस है जो सुनने वाले, हो सकता है वो इसमें कुछ खामियां निकाले। लेकिन जो मेरा कहने का मतलब है कि मोहब्बत नहीं मरती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि मोस्टली सुनने में आता है कि आतंकवाद का नाम मुसलमान से जोड़ा जाता है, तो मुसलमान गलत हो सकता है, इस्लाम गलत नहीं है। उसी तरह मोहब्बत में महबूब और महबूबा गलत हो सकते हैं, मोहब्बत गलत नहीं हो सकती। मोहब्बत तो आदमी को चलना सिखाती है, उठना बैठना सिखाती है, तहजीब सिखाती है, पढ़ना सिखाती है, अदब सिखाती है, बढ़ना सिखाती है। यानी कथित तौर पे यह कहा जाए कि आजकल के जो मोहब्बत हो रहे हैं उसको मोहब्बत नहीं कहा जाए। अरे नहीं, ऐसा क्या, मतलब क्या, सबसे पहले बड़ी बात है कि आजकल की मोहब्बत से क्या मुराद है? मोहब्बत कभी पुरानी और नई नहीं है, और नस्लें बदलती जाएंगी लेकिन मोहब्बत नहीं बदलेगी। मोहब्बत वही थी वही रहेगी। उसका लोग उसको किस नज़रिए से देखते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको मतलब
उसमें कितने मतलब हक पर हैं और कितने वफादार हैं, ये आदमी पर डिपेंड करता है। मैंने अभी बोला ना कि इंसान गलत हो सकता है, महबूबा और महबूब गलत हो सकते हैं, मोहब्बत गलत नहीं हो सकती है। तो आजकल की मोहब्बत ऐसा कुछ नहीं है। जॉनेली और फारिहा की मोहब्बत। अच्छा, आपका मोहब्बत कब हुआ था, कब आपका दिल टूटा कि आप इस फील्ड में आ जाए? क्योंकि फिर मैं जिस फील्ड से आपने इंजीनियरिंग की है। करेक्शन मैं यहाँ करूँगा कि दिल टूटने से मैं शायरी करना शुरू नहीं करा। मुझे लगता है कि यही देखा जाता है। एक शायर, मतलब ये तहजीब हाफी का वर्ड है। तहजीब हाफी पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, पूरे हिंदुस्तान में वो और पूरे दुनिया में उनकी मकबूलियत है। उनका ये वर्ड है कि एक शायर माँ के पेट से शायर होता है, लेकिन एक उम्र के बाद उसको पता चलता है कि वो शायर है और वो फिर उस पर काम करना शुरू करता है। यानी हम लोग भी शायर हैं। वो आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं, वो शब्दों पर उस तरह का। अच्छा, शायरी है क्या है? मोस्टली बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मतलब एक राइमिंग बना देना ही शायरी है। ये होता क्या है? नहीं, देखिए, हर आदमी का बात करने का एक एक तरीका होता है। राइमिंग जो आप बोल रहे हैं वो उसको बिठाना शायरी नहीं है। मतलब आना जाना ये भी हम बोल दिए तो ये शायरी नहीं हो गया। शायरी में कुछ बातें होती हैं जो आप चीज़ कहना चाहते हैं, और वो चीज़ें बहुत, जैसे एक शायर का मतलब होता है उसका एक शेर मैंने अभी आपको सुनाया कि तुम्हारे नाम पर जब जंग छिड़ जाएगी तो मुझ जैसे बुजदिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। तहजीब हाफी के शेर का एक मिसरा है, तो उसको लोग अपने तरह से देख लेते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे उससे रिलेट कर ले। एक मुल्क से प्रेम करने वाला, मुल्क से मोहब्बत करने वाला इंसान मुल्क के नाम पर लड़ने के लिए तैयार है, एक अपने मोहब्बत के लिए, अपने महबूबा के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। तो अपनी अपनी समझ के ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब शायर की जो आपने बात करी कि मतलब शायर मतलब, लेकिन मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो हम अपने गांव से अपना स्कूलिंग करा, फिर करीब जो नज़दीकी शहर है सिवान, वहाँ से हमने अपना 12वीं इंटरमीडिएट का कंप्लीट करा। उसके बाद हम मूव हो गए, क्योंकि बिहार में और सिवान में सबसे ज़्यादा, पूरे बिहार की भी बात कर रहा हूँ, और मोस्टली सिवान, छपरा और ये जो एरिया है, यहाँ का जो ग्रेजुएशन का ये है, बहुत टाइम लगता है। इतना यूनिवर्सिटीज़ की वगैरह से बहुत सारे बच्चों का कैरियर ख़राब हो गया। तो एक वो माइंड में था कि हमको एटलीस्ट अगर ग्रेजुएशन करें 3 साल में पूरा करना है, लेकिन हमें इंजीनियरिंग करना था। हमारे साथ कुछ ऐसे साथी थे, ऑप्शंस बहुत सारे थे, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास भोपाल का जो मौका है, हम भोपाल चले गए। वहाँ पर हमारा बहुत प्राइवेट से ही हमारा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, BE प्राइवेट के एक कॉलेज से, RGPB राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। भोपाल में हमने अदब सीखा, लिटरेचर से बहुत ज़्यादा हमारा ताल्लुक़ जुड़ा, क्योंकि वहाँ का जो अदबी माहौल है, वहाँ पर हमारा उठना बैठना हुआ। वहाँ के बहुत मतबर लोगों से मुलाकातें हुई, जैसे वहाँ के उर्दू अदब की जो सेक्रेटरी हैं नुसरत मेहंदी साहिबा, उनसे हमको अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट्स मिले। कुछ पोइट्री इवेंट्स में जब मैंने परफॉर्म किया, वहाँ पर जिफलिफ के फाउंडर से मुलाकात हुई, करण कुकरेजा सर से, गीत चतुर्वेदी सर हैं, और उनके साथ हमारा वहाँ मिलना जुलना हुआ। और गीत चतुर्वेदी सर एक बहुत बड़े राइटर हैं, और फिर हमारे सौरव द्विवेदी ललन टॉप के जो फाउंडर हैं, वो भी वहाँ आए थे। तो ऐसे ऐसे लोगों से, राहत इंदौरी साहब के मतलब उसमें उठना बैठना हुआ, उनके माहौल में। सिर्फ वो मुशायरे तक नहीं था, मुशायरे के बाद जो एक लोग शायरों का उठना बैठना है। हमारे गोपालपुर के एक शायर हैं, कौन गोपालपुरी है वो? मिशम गोपालपुरी। तो मिशम गोपालपुरी के साथ हमारा वहाँ जो उनसे मुलाकात हुई, तो ऐसी कहने का मतलब ये है कि वहाँ का जो अदबी माहौल मिला मुशायरों का भोपाल में। हम लोग इंजीनियरिंग हम तो कर ही रहे थे साथ में, और बहुत अच्छे से हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। कभी हमको बैक नहीं लगा, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है इंजीनियरिंग में, बैक लगना। लेकिन बैक पेपर्स मीन्स फेल, किसी सब्जेक्ट में फेल होना। तो हमने उस तरह से अपना एजुकेशन किया, उतना पढ़ाई करी, मेहनत करी कि कभी
पीछे मुड़ के दूसरे पेपर में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारा अदबी माहौल था, जो मस्जिदों से ताल्लुक़ था, जुड़े हुए थे, वहाँ का वैसा माहौल था हम लोगों को मिला। फिर ऐसे मुशायरों में और अदबी माहौल में उठना बैठना हुआ। ओपन माइक्स होते थे मोस्टली वहाँ पर, तो ओपन माइक्स में उठना बैठना और जो लोगों का सपोर्ट था, जैसे नुसरत मेहंदी साहिबा हैं, गीत सर हैं, करण कुकरेजा सर हैं, तो जो अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लिटरेचर में, उन लोगों का सपोर्ट से वहाँ के नए जो राइटर्स थे, लिखने वाले, पढ़ने वाले, उन लोगों को हेल्प मिला। तो वो चीज़ें और हमको मतलब मोटिवेट करा उधर लिटरेचर में, हाँ, उधर जाने के लिए वो चीज़ें एक रास्ता बनी। जो हमारे बड़े हैं, जो हम लोगों को रास्ता दिखाए लिटरेचर में, और हम लोगों को ईजी हुआ। किसी भी लाइन में आप जाते हैं, कहीं भी कैरियर बना रहे हैं, तो जब आपको आगे से गाइडेंस मिलता है, अच्छी गाइडेंस मिलती है, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। तो वो एक हम लोगों का जो सपोर्ट था वहाँ पर, वो चीज़ें हमको लिटरेचर की तरफ ज़्यादा बढ़ने में मदद किया उन्होंने। गाइडेंस उनका हमारे साथ था। और मैं ही नहीं, वहाँ पर बहुत ऐसे, नावेद नाम का लड़का है हमारा जूनियर था, नावेद है, और साहिल भाई हैं, बहुत ऐसे, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, पवन है, अभी भी वो लड़का है वहाँ पर। एक बहुत अच्छे अभी स्टैंड अप कॉमेडियन है, हसीब खान, बहुत अच्छा उनसे हमारा ताल्लुकात था। वो हम लोग मिल के साथ में वहाँ ओपन माइक ऑर्गेनाइज भी कराते थे। वो अभी उनके यूट्यूब वीडियो सब जाएंगे, मिलियन में उनका मतलब सब्सक्राइबर है, और व्यूज़ आते हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए या यूट्यूब पे जाइए, तो क्या ये सब ओपन माइक्स के प्रोडक्ट हैं। अभी बहुत सारे का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत ऐसे लोग थे जो अभी अच्छा कर रहे हैं। कुल्लू एक हैं, कुल्लू नाम से वो आरजे थे, और इंजीनियरिंग भी कर रहे थे, और अभी ये लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है सोशल मीडिया पे। उनका काम अभी बोल रहा है, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। तो कहने मतलब वो चीज़ें जब उनको मतलब एक गाइडेंस मिला, वो आगे बढ़ते चले गए। तो अभी आपने क्या सोचा है, आगे क्या करना है आपको? अभी आगे यहीं तक रहना है सीमित, या कुछ आगे बढ़ना भी है? नहीं, कोई आदमी एक जगह सीमित नहीं रहता है, और रहना भी नहीं चाहिए, आगे बढ़ते ही रहते हैं। जो लोग रुक गए हैं, बनना है, तालाब नहीं बनना है, नदी भी तालाब है, नदी भी बनना है, समंदर भी बनना है, बनना बहुत बाकी है। हमारी कोशिश जारी है। ऊपर वाले का हाथ रहा, आशीर्वाद रहा, आगाज़ है, बाकी बहुत कुछ सीखना है। अंजाम अभी बहुत बाकी, बहुत दूर है, मतलब मंजिल अभी बहुत दूर है। ये एक किताब लिख देना या फिर हम किसी एक ऐसे ओहदे पे पहुंच जाना, ये हमारे मंजिल नहीं है। ख्वाब बहुत सारे हैं, और मुझे लगता है ख्वाबों को ज़िंदा रखना चाहिए। किसी भी इंसान को अपने ख्वाब पर ज़िंदा रखना चाहिए, देखना चाहिए, बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए, जितना बड़ा हो सकता है। मतलब इतने बड़े ख्वाब देखिए कि लोग देखकर आपको हंसे कि ये भी सोच रहा है। अभी आपकी जो बुक्स है कहाँ पे अवेलेबल है वो किताब? अगर कोई आपकी किताब मोस्टली ऑनलाइन आप कहीं भी अमेज़न फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अभी फ्री डिलीवरी के साथ भी मिल रहा है अमेज़न फ्लिपकार्ट पे, फ्री डिलीवरी, और काइंड ऑफ कुछ ऑफर्स भी चल रहे थे। तो बिल्कुल आपने देखा कि इन्होंने रेलवे स्टेशन कुर्सी जो किताब लिखी हुई है, और हर चीज़ पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी, अमेज़न पे भी है। आप उसके माध्यम से फ्री डिलीवरी, जी हाँ, मुफ्त में आपको डिलीवरी मिलेगा। आप उसको ऑर्डर करके और पढ़ सकते हैं। बहुत ही दिलचस्प बुक है कि मारवा निकाल के। और भी आइए इनसे कुछ बातें करते हैं इसके बारे में कि अभी जर्नी कहाँ तक पहुँची है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी आगे क्या सोचे हैं, क्या करना है आगे? मतलब अगर लिटरेचर की बात करें तो अभी आप बता रहे थे भोपाल में जिस प्रकार से लोगों से उठना बैठना हुआ, एक अट्रैक्टिव जो नेचर आपका बन गया था शायरी की तरफ, ओपन माइक होते थे वहाँ पे, इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे जहाँ पे आप जाते थे, कहीं ना कहीं आपकी रुचि रहती थी उसमें। तो उसके बाद की थोड़ा सा स्टोरी बताइए, उसके बाद आप क्या करें, कब का ये हुआ था आपका बीटेक, कब कंप्लीट हुआ? 2019 में हमारा बी कंप्लीट हुआ, इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है। हाँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हमारा कंप्लीट हुआ 2019 में, और 2015 में हमारा एडमिशन हुआ था। 2015 से 19 का जो सेशन था, मतलब आपके ऑडियंस जो देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा भोपाल किया जा रहा है। जो जहाँ रहता है वहाँ उसका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। भोपाल शहर मुझे बहुत पसंद है, और वहाँ का अदबी माहौल मुझे बहुत पसंद है, और वहीं से मुझे ये सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब एक ओपन अप मिला, घुसने के लिए, उन सारी चीज़ों को पढ़ने का, समझने का मौका मिला। तो इसीलिए ज़्यादा वो सब बातें भी मैं कर रहा हूँ। तो वो वहाँ से हमको जो मौका मिला, और किताबों का जो एक्सपीरियंस, वहीं से लिखना शुरू हुआ था। ये जो किताब है, ये पूरे 4 साल का टाइम लगा था उसको लिखने में, काइंड ऑफ कि 4 साल का जो पीरियड था उसमें उसमें मतलब जैसे इंजीनियरिंग या चीज़ें शुरू हुई,
तो ऐसा नहीं था किताब बनाना लिखना है। अच्छा, ये जो टाइटल आपने दिया हुआ बुक का, जो रेलवे स्टेशन की कुर्सी, ये जो टाइटल है ये कहाँ से आपका? किताब में एक कहानी है, बेसिकली बुक जो है वो 7 कहानियों का एक कलेक्शन है, तो जिसमें एक 7वीं कहानी है, उसका नाम है रेलवे स्टेशन की कुर्सी। वो उसका मौजू ही है वो रेलवे स्टेशन की कुर्सी के मतलब रेलवे स्टेशन, किसी रेलवे स्टेशन की किसी कुर्सी पे जाके आप बैठते हैं तो वहाँ पर कोई मज़हब, कोई जाति, किसी कम्युनिटी की बात नहीं होती है। आप जिस कुर्सी पे जाके बैठते हैं, हो सकता है वहाँ कोई हरिजन आके बैठा है या किसी बड़ी जाति छोटी जाति के लोग बैठे हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। अब वहाँ जाके बैठते, कोई डॉक्टर बैठा है, कोई इंजीनियर बैठा है, कोई एक मजदूर में बैठा है, तो हाँ समुदाय और जाति और धर्म और मजहब का वहाँ बैठते हैं। तो उससे एक थॉट आया कि सोसाइटी में भी वो इक्वलिटी होनी चाहिए कि कोई बड़ा और छोटा जात को लेकर, मजहब को लेकर जो डिवाइडेड है, जो एक दायरा है वो है, बट उसको लेकर इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि तुम अगर छोटी जात के हो तो ज़मीन पर बैठोगे और मैं बड़ी जात का हूँ तो चेयर पे बैठूंगा या कुर्सी पे बैठूंगा या ऊपर बैठूंगा। वो सारी चीज़ें मतलब फिजूल की हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वो कुर्सी से हमको एक थॉट मिलता है कि वैसा होना चाहिए सोसाइटी में। उस पर बेस्ड वो स्टोरी है और उसका जो कैरेक्टर है वो जाकर रेलवे स्टेशन की कुर्सी पे बैठ के लोगों से बातें करता है और उनका कन्वर्सेशन, सारे चीज़ों को अपने बुक में उतारा हुआ है। जी जी। तो आगे का भी कुछ किस्सा है इसके आगे? किस्सा की बात करें तो मतलब यानी 4 साल आपने बीए किया, अभी 2023 चल रहा है, 24 भी आने वाला है जस्ट एक मंथ के बाद। तो 2019 के बाद से अभी 4 साल का ये जो रेंज रहा है, 4 साल का जो पीरियड रहा है, इस पीरियड में आप क्या कर रहे थे अभी? बिल्कुल मतलब जॉब में भी थे और साथ में हमारा, जैसे मैंने बोला कि जैसे हम पढ़ाई चल रही थी तो हमारा लिटरेचर का और अदब का और जो साहित्य का चल रहा था। प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं देखिए प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो उस टैलेंट को जगह होता है कि जहाँ पे आप उस टैलेंट को निखार सकते हैं, जनता के बीच ला सकते हैं। तो कहाँ क्या लगता है कभी प्लेटफॉर्म आपको मिला है या मिलने वाला है या मिल सकता है, क्या मतलब कुछ प्लेटफॉर्म मिला है तभी हम आगे इतना, वो किताबें आ गई या जो माहौल में वहाँ मतलब वो सदवी माहौल में उठना बैठना हुआ, तो वही चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे और आपकी ऑडियंस देख रही है तो ये हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म ही हुआ। तो जब किसी को कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तभी वो आगे बढ़ पाता है या उसकी बात को हम आगे पहुँचा पाते हैं। तो जैसे आपके चैनल के थ्रू मेरी बातें हैं आपके ऑडियंस तक पहुंच रही हैं और लोगों तक पहुंच रही है। अगर इसे आप यूट्यूब पे डालेंगे तो यूट्यूब में अगर कोई अदर कंट्री में भी बैठा हुआ है तो हमारी कन्वर्सेशन को सुन सकता है, तो मेरी बात वहां तक भी पहुंच रही है। तो ये हम एक प्लेटफॉर्म मिलने के वजह से ही हुआ। अगर मैं भोपाल में था और वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ का जो माहौल मिला हमको, अगर शायद वो नहीं मिलता और वो सारी चीज़ें नहीं होती तो ये खुल के वो उतना मैं नहीं आ पाता। ओपन माइक्स जो हमको प्लेटफॉर्म मिला वो सब मिलने की वजह से ही ये सब चीज़ें होकर सामने आई हैं, चाहे किताब जो आई है वो सामने आई है। यानी धीरे धीरे चीज़ें मिलती जाती है, प्लेटफॉर्म मिलता है। मुझे लगता है कि शुरुआत मतलब कहीं से होती है। आप अगर जिस जगह पे जाना चाहते हैं बखूबी वो सिचुएशन आपको लेते चला जाता है, ये कहने का मतलब है। सिचुएशन लेकर जाता है और आपको भी देखना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। और जो लोग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जैसे आप अगर प्लेटफॉर्म आपने बनाया है बोलता सिवान का, तो ये एक पूरे सिवान के लोगों के लिए, बाहर के भी लोगों के लिए बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, और घर बैठे लोगों को मिल रहा है। तो अगर जो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, वो क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं अपने टैलेंट को, अपने आर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए या अपने एजुकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। एक बहुत अच्छा टैलेंटेड और एक्सपीरियंस बंदा है, अगर उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही, कोई कंपनी उसको ले नहीं रही है, तो वो अपना टैलेंट क्या करे? सोशल मीडिया पे आराम से सोशल मीडिया पे ला सकता है। तो उसको प्लेटफॉर्म मिला ना, यूट्यूब, सोशल मीडिया मिला ना, प्लेटफॉर्म चाहिए तभी तो उससे लोग कमाने का भी जरिया बना रहे हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आप किसी कंपनी में हायर होते हैं तो उसको अर्निंग करके देंगे तब वो आपको पेमेंट करेगा। वो सारी चीज़ें एक वो स्केड्यूल है और वो चलती रहती है तो मिलता है। ठीक है, बात करेंगे अभी आगे क्या प्लान है आपका? अभी एक बुक आपने लिख चुका है, अभी बुक्स लिखना है, शायरी करना है या फिर किसी दूसरे फील्ड में जाना है, आगे का क्या प्लान? थोड़ा सा इसके बारे में। किताबों के बारे में मैं ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि हम एजुकेशन के साथ अदब का जो माहौल में उठना बैठना होता था, तो वैसे हमारा जो काम है, जो काम कर रहे हैं, जॉब में हैं, या हमारा यूट्यूब चैनल है जीटेक एजुकेशन, तो उस पर भी हम काम करते हैं। तो वो सब चीज़ें भी साथ में पैरेलली चल रही हैं। तो किताबों का काम भी साथ में पैरेलली चल रहा है।
मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि मतलब आज बैठा एक लैपटॉप उठाया और आज से लिखना शुरू करा कि मंथ का पहला दिन है और आखिरी मंथ तक मुझे एक बुक रेडी कर लेनी है, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, जो आपके पास टॉपिक है उनको मिलाकर आपकी कहानी बनती है और वो किताब के रूप में बहुत दिनों के बाद आती है। तो किताबों पर भी काम चल रही है। हरे पेड़ का सूखा पत्ता, मैं टाइटल भी रिलीज़ कर रहा हूँ। हरे पेड़ का सूखा पत्ता, सूखा पत्ता, ये एक किस टाइप का ये होगा आने वाली स्टोरी इसमें? ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा सा एडवांस जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जाके वो जॉब करना शुरू करता है और वहाँ उसको किसी का हेल्प मिलता है, उसको मोहब्बत होती है, वो स्ट्रगल करता है। तो वो लव स्टोरी भी एक छोटा सा, और वो मिडिल क्लास से उठ के एक हाई क्लास में जाकर वो जो गैप फुलफ़िल होता है, वो सारी चीज़ें का जो स्ट्रगल है वो चीज़ आपको मिलेगा वहाँ पढ़ने को। और फ्रेंडशिप भी मिलेगी और प्यार भी मिलेगा पढ़ने को। और उसका एंड क्या होगा ये बहुत आपको मिस्टीरियस है और बहुत आपको चौंकाएगा पढ़कर। दूसरी किताब भी मैं लिख रहा हूँ साथ में, उसका दो किताबें भी लिख रहे हैं? हाँ, वो भी सिवान पर ही बेस्ड है। सिवान पर ही बेस्ड है। देख लीजिए, सिवान पे बेस्ड होगा जी। सिवान पे बेस्ड होगा। थोड़ा सा स्टोरी के बारे में अगर बताऊं तो ये पॉलिटिक्स, फ्रेंडशिप, कॉलेज को लेकर ये चीज़ें हैं कि दो फ्रेंड है कॉलेज में हैं और वो फिर कॉलेज के पॉलिटिक्स से कैसे रियल पॉलिटिक्स में आते हैं। काइंड ऑफ वो कॉलेज में जो पॉलिटिक्स होता है, हाँ बिल्कुल, वहाँ की पॉलिटिक्स को करते करते वो कैसे एक्चुअल में जो पॉलिटिक्स हो रहा है, मतलब सिवान का जो सांसद के लिए या एमपी, मतलब जो भी एमएलए एमपी के लिए, हाँ, तो कॉलेज पॉलिटिक्स से लेकर मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर साथ में वो कैसे जो बड़ी पॉलिटिक्स जिसको कहेंगे, जो पार्लियामेंट में बैठने के लिए पॉलिटिक्स है, उस सब में कैसे इन्वॉल्व होते हैं। मर्डर है उसमें, मोहब्बत है, प्यार है, एक रिलेशनशिप को दिखाया गया है जो नॉर्मली मतलब चीज़ें हैं। तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट फीलिंग्स आपको पढ़ने, कैरेक्टर्स भी मिलेंगे और फीलिंग्स भी पढ़ने को मिलेंगे। दो फ्रेंड की कहानी है जो भरपूर फ्रेंडशिप है, जो फ्रेंड होते हैं उस तरह का फ्रेंडशिप है कि अगर दोस्त ने कह दिया तो कह दिया, तो वो भी है। और जो सिवान का पॉलिटिक्स के बारे में आप जानते तो पॉलिटिक्स भी भरपूर है, और उसके बाद कॉलेज का पॉलिटिक्स, फिर रियल पॉलिटिक्स है। तो वो सारी चीज़ें सिवान पर बेस्ड एक स्टोरी मैंने बनाया है। बहुत जल्दी वो भी मार्केट में। 2 किताबें लिख चुके हैं, इसके बाद भी कुछ अभी सोचा आपने? एक किताब के बारे में मैंने सोचा था, उस पर काम बहुत कम किया है लेकिन अभी छोड़ दिया है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जीटेक एजुकेशन पे मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी गूगल प्रोडक्ट्स करके। तो उसके एपिसोड बनाने के लिए मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ता था। तो वो रिसर्च का जो पेपर है मेरे पास अप्रोक्स 70-80 पेपर हो गए, वो जिसके अभी सिर्फ 12 एपिसोड आए हुए हैं। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जीटेक एजुकेशन पे जाएंगे और वहाँ पर आपको मिलेगा एक गूगल प्रोडक्ट्स करके एक सीरीज मिलेगा। तो गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर मैं रिसर्च करता था और उसको मतलब इंट्रोडक्शन टाइप के एक वीडियो मैं बनाता था। तो 12 एपिसोड में मेरे पास अगर 70 पेजेस का कंटेंट है तो आप सोच सकते हैं कि और अगर उसमें मैं रिसर्च करूँ तो कितना हो जाएगा। तो मेरे माइंड में आया था कि अगर जो मैं रिसर्च करके वो जो पेजेस मैं लिख रहा हूँ उसको वेस्ट नहीं करें, तो उसको मैंने टाइप करना शुरू किया है। और अगर उस पर ऐसा काम चलता रहा तो उसको ऐसा प्लान नहीं है कि कभी मतलब ऐसा कुछ हो, लेकिन माइंड में है कि हाँ चीज़ें आ सकती हैं। तो मतलब यही अभी फाइनली अभी तक लिटरेचर और किताबों की बात करें तो ये है। बाकी मैं जॉब में हूँ, जॉब भी हमारा चल रहा है साथ में, और बस करते रहेंगे, आगे लड़ते रहेंगे, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करना है, पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली आपने देखा हमारी बातें भी गुलशेर अहमद जी से, और जो इनके युवाओं के बारे में आप कुछ मशवरा देना चाहें? तो जिस प्रकार से इनका जो स्ट्रगल रहा है, जो संघर्ष रहा है, कहीं ना कहीं किसी भी मकाम तक पहुंचने के जो पीछे की जो कहानी होती है एक्चुअल वही संघर्ष कहा जाता है। थोड़ा सा भी और भी एक सवाल इनसे रहेगा, आजकल के जो युवा हैं सर, युवा आप देख सकते हैं दूसरी विषम परिस्थिति में विचलित हो रहे हैं, एक गलत डिसीजन ले रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं उनके करियर के साथ साथ उनके माँ बाप के भी ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इसको लेकर। तो उन युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देंगे आप कि आजकल किस दिशा में जाना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म उनको अपनाना चाहिए? क्योंकि आजकल देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया बहुत सारे क्रिएटर हैं जो अपना काम करके अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कर भी रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं। लेकिन एक तरफ देखा जाए, दूसरी पहल अगर देखा जाए तो जो युवा है वो गलत स्थिति में पढ़ के अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। इसको लेकर थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इस पर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन प्रेरणा की बात रही तो मुझे नहीं लगता मैं इतना अभी काबिल हुआ हूँ कि प्रेरणा किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनूँ।
लेकिन अगर मुझसे सवाल करते तो मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपके ऑडियंस है जो युवा है, तो ऑडियंस जो आपकी युवा है और जो युवा की बात कर रहे हैं उनको तो काम करना ही पड़ेगा, और उनको साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं तो पेरेंटिंग भी उस तरह की होनी चाहिए। दिव्यकीर्ति सर ने एक स्टेटमेंट दिया था, दिव्यकीर्ति सर जो दृष्टि IAS के फाउंडर हैं, शायद वहाँ पढ़ाते हैं, फाउंडर जो वहाँ पढ़ाते हैं, मैंने उनका एक स्टेटमेंट आया था कि कुछ बच्चे उनके पास जाते हैं और जो बोलते हैं कि वी हेट आवर पेरेंट्स। सो वो चीज़ें, मतलब वो जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है उसको अगर जितना हम ख़त्म करेंगे उतनी चीज़ें नॉर्मलाइज होती जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे ग्रामीण तो क्षेत्र में कम्युनिकेशन जो गैप बहुत ज़्यादा होता है, उसमें कम थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी वजह से सबसे बड़ा इसको बोला जाता है यहाँ पे तहजीब। संस्कार का मतलब क्या? अगर आप संस्कार के पीछे पड़े हुए और आपका बच्चा जाके शराब पी रहा है और आप सोच रहे हैं हम अपने बच्चे को कैसे डांट सकते हैं, संस्कार है, ये संस्कार वाली बात तो नहीं है। आप संस्कार में पढ़ के, तहजीब में पढ़ के बच्चे को नहीं डांट रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं, तो वो कि नहीं, मतलब उस तरह का शराब पी रहा है या किसी भी तरह के नशे में वो इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर आपको उस तरह की पेरेंटिंग यूज़ करनी पड़ेगी ना। मतलब इस तरह से पेरेंट करो, उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो अब इसका वेट नहीं करेंगे ना कि उसमें पहले फुली इन्वॉल्व हो जाए, उसके बाद हम उसको कुछ करेंगे। और वो चीज़ इन्वॉल्व होने से बचाने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप पहले से ही उस पर उस तरह का प्लानिंग करके चले कि हाँ उसके किस एज में जाके, सबसे बच्चे का भटकने का एज होता है 15 से 16, 17, 18 साल के। आप कभी 25 साल के लड़के को भटकते हुए नहीं देखा होगा, काइंड ऑफ उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है। तो वो पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। और जितनी कम्युनिकेशन गैप, मैं ये नहीं कह रहा कि तहजीब ख़त्म हो जाए और वो दायरा टूट जाए, वो दायरा तोड़ने की बात नहीं हो रही है, बट हाँ उस दायरे में रह के उस चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। और उस कम्युनिकेशन गैप जो है फादर और सन में या फादर डॉटर के बीच में, मतलब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, जितना उस दायरे में रह के किया जा सकता है तो ये बहुत नॉर्मलाइज होता जाएगा। तो प्रेरणा हम तो नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ें अगर इसको फॉलो किया जाए तो माइट भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में चेंज आ सकती हैं। तो देखा आपने हमारी बातें हुई गुलशेर अहमद जी से, इनके संघर्षों को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की हैं। और इनकी जो किताबें हैं वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे। आप जाकर अगर इनके बारे में और भी रिसर्च करना चाहते हैं, अगर सर्च करना चाहते हैं, इनको खोज करना चाहते हैं, तो उन बुक्स के माध्यम से पढ़ के आप इनके बारे में जान सकते हैं। फ़िलहाल हमारी इनसे बातें हुई और भी हम इनसे बात करेंगे। इससे पहले भी हमारे चैनल पे इंटरव्यू दे चुके हैं। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि इस तरह के जो शायर हैं उनको पब्लिक के सामने लाना कि कहाँ से शुरुआत की। बहुत सारे लोग होता है कि उनको शुरुआत कहाँ से करना ये पता नहीं होता है, प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा ये पता नहीं होता है। लेकिन एक युवा हैं और काफ़ी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से युवा निकल कर और इस मकाम तक पहुंचा हुआ है। और आजकल देखा भी जा रहा है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं उन लोगों को भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म अपना चॉइस कर रहे हैं, खुद पे यकीन करके अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं और अपने पेरेंट का जो है नाम रोशन कर रहे हैं। और तमाम ऐसे चीज़ें हम आप तक दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो एक बार फॉलो कर दें और इसको शेयर कर दें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए इजाज़त, देखते रहिए। धन्यवाद।